ट्वेल्थ के छात्रों का स्वागत है। आज अकाउंट्स में नया चैप्टर शुरू करते हैं, तीसरा, साझेदार का अवकाश ग्रहण। जैसे नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी में हो सकता है, उसी तरह किसी जो पहले से साझेदार है वो अवकाश ग्रहण भी कर सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पहले बात करते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण, यानी साझेदार अपनी इच्छा से उस साझेदारी संस्था से अलग हो रहा है। इसका अर्थ समझते हैं। पहले, एक साझेदार का वो यह अधिकार है कि वे उपयुक्त नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले। जब एक साझेदार फर्म से अपने संबंध समाप्त कर लेता है, अपना हिसाब कर लेता है और फर्म छोड़ देता है, तो इसे साझेदार का निवृत्ति या अवकाश ग्रहण कहा जाता है। यानी एक साझेदार अपने साझेदारी से जो संस्था है उस संस्था से अपना हिसाब कर ले, यानी कि जो उसको पैसा मिलना है वो पैसा ले ले, अपना जो उससे साथ अनुबंध किया है वो अनुबंध को समाप्त कर दे, और इसके लिए वो एक नोटिस दे सकता है। इस आधार पर वो उस फर्म को छोड़ सकता है। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार जो ये बताती है, साझेदार शेष सभी साझेदारों की सहमति से, यानी जो सब शेष साझेदार बच रहे हैं, उसके अलावा जो साझेदार बच रहे हैं उनकी सहमति से, साझेदारों के बीच स्पष्ट ठहराव या समझौता होने के अनुसार, यानी जो अगर साझेदारों के बीच में ये स्पष्ट ठहराव है, समझौता है कि वह जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करना चाहे वो साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, तो ऐसे आधार पर शेष साझेदार को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि शेष साझेदार जो हैं उनको पहले नोटिस दे सकता है, और नोटिस देकर वो अपनी अवकाश ग्रहण करने का कार्य के लिए एक नोटिस देगा और अवकाश ग्रहण कर सकता है। सेवानिवृत्त अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की क्या स्थिति होती है, यानी क्या किस स्थिति में वो होता है। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार लेनदारों के प्रति अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जिस दिन से वो साझेदारी का अवकाश ग्रहण कर रहा है उससे पहले और साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए फर्म के जितने भी कार्य हैं वो उसके अनुसार उन सभी कार्यों के लिए वो उत्तरदायी होगा। अगर अवकाश ग्रहण करने के बाद भी कोई ऐसी समस्या आती है जो उसके अवकाश ग्रहण से पूर्व की है, कोई दिक्कत है, कोई दावा है, तो उसके लिए सेवानिवृत्त और या अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जिम्मेदार होगा। दूसरी स्थिति, यदि अवकाश ग्रहण करने के नोटिस की सामान्य जनता को सूचना नहीं दी जाती है, तो अवकाश करने वाला साझेदार फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी। अगर मान लीजिए उसने अवकाश ग्रहण करने के लिए नोटिस दिया और वो सामान्य जनता को मालूम नहीं पड़ा या सामान्य जनता को उसकी सूचना नहीं दी गई, तो ऐसी स्थिति में फर्म उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद भी यदि फर्म ने कोई गलती की है या कोई दिक्कत हुई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। इसलिए जब वो साझेदार छोड़े तो उसका नोटिस उसको ये देखना चाहिए कि नोटिस को सामान्य जनता के लिए सूचना दिया गया है या नहीं। अब बात करते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकार क्या हैं, यानी कि जो अवकाश ग्रहण करता है साझेदार उसके अधिकार क्या हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा का व्यवसाय कर सकता है। जो अवकाश ग्रहण कर रहा है वो साझेदारी की फर्म जो काम कर रही है उसी तरह का व्यवसाय वो कर सकता है, परंतु उसको एक शर्त माननी पड़ेगी, वह फर्म का नाम का प्रयोग नहीं करता या अपनी फर्म से मिलता जुलता नाम का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि उस फर्म का नाम का प्रयोग वो नहीं करेगा। अवकाश ग्रहण करने पर यदि उसे देय राशि का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया है तो उसे देय राशि पर 6% की ब्याज देनी पड़ेगी फर्म को, अथवा अवकाश ग्रहण करने के बाद उसकी पूंजी के अनुपात में होने वाले लाभ को प्राप्त करने का भी अधिकार है। मान लीजिए अवकाश ग्रहण करने उसका पेमेंट नहीं किया गया और फर्म चलती रही, तो ऐसी स्थिति में अगर उस फर्म को कोई लाभ होता है तो उसको पूंजी के अनुपात में उसको लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा, या 6% की वार्षिक दर से ब्याज उसको वो प्राप्त कर सकता है, उसको इस बात का अधिकार होगा।
अगर अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि की भुगतान फर्म नहीं करती है तो। अब बात करते हैं एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से फर्म पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक फर्म जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि हमें अकाउंट्स में ये जानना होता है कि उसका लेखांकन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो समझिए, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुराने साझेदारी का अंत हो जाता है। यानी पुराने साझेदारी का मतलब है जो पुराना साझेदारी अधिनियम बना हुआ है, साझेदारी संघ ठहराव बना हुआ है, समझौता हुआ है, वो अंत हो जाएगा और उसकी जगह नए साझेदारी का निर्माण होगा। यानी कि नया समझौता शेष बचे हुए साझेदार करेंगे। पुराना साझेदार जो होगा, जो साझेदारी का वो होगा समझौता, वो ख़त्म हो जाएगा और नया साझेदार का नए साझेदारी समझौता लिखा जाएगा। अवितरित लाभ या संचित लाभ हानि के संबंध में समायोजन किए जाएंगे। यानी कोई अवितरित लाभ हैं, जैसे संचय हैं और संचिति हैं, लाभ हानि के संबंध में उसकी जिस जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके खाते में वो राशि, उसकी जितना हिस्सा है वो राशि उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी, समायोजित की जाएगी। अब बात करते अगली, फर्म की संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जैसे नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाता है, उसी तरह अवकाश ग्रहण के टाइम में भी संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तथा समायोजन भी किया जाता है। जो फर्म की ख्याति उसे, क्योंकि यह फर्म की ख्याति जो है वो साझेदार का उसमें अधिकार है, क्योंकि उसके सदस्यता की वजह भी उस ख्याति वो बड़ फर्म की ख्याति का निर्माण होता है। इसलिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और उसका पूंजी खातों में समायोजन किया, यानी कि उसका जो हिस्सा उस ख्याति में होगा वो उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। दूसरी अगली बात, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष बचे हुए साझेदारों के संयुक्त हिस्से में वृद्धि हो जाती है, जिससे उससे लाभांश अनुपात में परिवर्तन हो जाए। जब एक साझेदार, मान लीजिए अभी तक किसी साझेदारी फर्म के लाभ को 3 व्यक्ति बांट रहे थे, अब 2 व्यक्ति रह गए, तो ऐसी स्थिति में नए क्या होगा, शेष साझेदार जो होंगे वो उनका संयुक्त हिस्से में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करना है उसका हिस्सा या तो दोनों साझेदारों में ले लेंगे या कोई एक साझेदार ले लेगा, तो जिससे उनके नया लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। यानी उनका नया लाभ अनुपात हमें यहाँ निकालना होगा जो शेष साझेदार हैं। अब बात करते आगे, अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के दावे का निर्माण करना होता है ताकि उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जा सके। अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में तो जो व्यक्ति साझेदार अवकाश ग्रहण करना है उसी को भुगतान किया जाता है, लेकिन मृत साझेदार की स्थिति में दावे का निर्धारण करना होता है। दोनों ही स्थिति में दावे का निर्धारण करना होता है, यानी उसको कितनी पूंजी हम उसे लौटाएंगे, उसको देंगे जब वो अवकाश ग्रहण करेगा, तो ये यहाँ इसका दावे का निर्धारण करना आवश्यक होता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने एवं उसको भुगतान के कारण फर्म की संपत्तियों में कमी आती है। यदि भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि ना हो तो देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ सकता है अथवा देय राशि को साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित करना पड़ सकता है। इस स्थिति में फर्म के दायित्व में वृद्धि हो जाती है। यानी साझेदार का जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको भुगतान के कारण क्या होगा, या तो फर्म की कोई संपत्ति को बेचा जाएगा, ठीक है, या वो उसके भुगतान की पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, लोन लेना पड़ेगा, या उसकी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका जो दावा बनना है, उसकी जो पूंजी का दावा बनना है उसको ऋण खाते में हस्तांतरित करना पड़ता है। इस स्थिति से फर्म के दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। दोनों ही स्थिति में फर्म के दायित्वों में वृद्धि हो जाएगी। या तो किसी से लोन लेकर उसका भुगतान किया जाए या उसकी पूंजी जो दावा आ रहा है, उस पूंजी का दावा आ रहा है उसको ही लोन बता लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में दायित्वों में वृद्धि हो जाएगी। यदि फर्म के पास पर्याप्त धन ना हो तो फर्म की संपत्तियों को गिरवी रखकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का भुगतान किया जाता है। यदि फर्म के पास पर्याप्त धन ना हो यानी माल देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संपत्तियों गिरवी रखा जाएगा और अवकाश करने वाले साझेदार का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय वाले छोड़ने वाले समायोजन।
क्या समायोजन होंगे एक अवकाश साझेदार का जब अवकाश ग्रहण करने के समय किए आने वाले समायोजन कौन से होंगे, क्या क्या समायोजन हमें करने होते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात और प्राप्त लाभ अनुपात का निर्धारण करना होता है, ख्याति का लेखांकन करना होता है, संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है, संचय और लाभ हानि का समायोजन करना होता है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण किया जाता है, पूंजी खातों का समायोजन किया जाता है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारी के दावों का निपटारा किया जाता है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के खाते के ऋण खाते का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब हम इसका अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में क्या होगा, अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में हमें ये काम करने होंगे, इन कामों को हमें करना होगा। क्या होगा, लाभ हानि का अनुपात, नए लाभ अनुपात का निर्धारण करना होगा, और किसने वो अवकाश ग्रहण करने वाले का हिस्सा प्राप्त किया है उस प्राप्त लाभ अनुपात की गणना करनी होगी। ख्याति का लेखांकन, संपत्तियों दायित्व का पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, संचय लाभ हानि का वितरण करना पड़ेगा, यानी कि जो संचय हैं अभी तक के फर्म में और लाभ हानि जो हैं उनका साझेदारों में बंटवारा किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि उसे कितनी पूंजी आज की तारीख में उसकी बनती है, सारे संचय को वितरित करने के बाद, लाभ हानि वितरित करने के बाद, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के बाद जो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की राशि बनती है, पूंजी का राशि बनती है, देय राशि का जो निर्धारण हमें करना होता है। पूंजी खातों का समायोजन करना होता है। मान लो ऐसी स्थिति अगर कुछ पूंजी खातों का समायोजन भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ साझेदार पैसे लेकर आएगा या कोई साझेदार पैसे लेकर जा सकता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दावों का निपटारा करना होगा, जो उसके पैसों का जितनी पैसे उसके बनने हैं उसको देना होगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारी अगर अवकाश जो ग्रहण कर रहा है उसको हमें अगर वो राजी हो जाता है तो उसको उसके जो पूंजी का दावा बनना है उसको हम उसके लिए ऋण खाते का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से ये साझेदार का अवकाश ग्रहण करना होता है। धन्यवाद, नमस्कार।